नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और मैं तो मध्य प्रदेश का हूं नहीं, मध्य प्रदेश के बारे में जो पढ़ा है वही जानता हूं, लेकिन जो लोग मध्य प्रदेश के हैं वो बेहतर बता सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इस मौके पर जब मैं वीडियो करने के लिए सोच रहा था तो मैंने कहा आज मैं होस्ट करूँगा और विवेक जी जो है हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो विवेक जी, मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस, सबसे पहले की बेसिक जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और पीएससी और मध्य प्रदेश के अन्य व्यापम और अन्य परीक्षाओं की जो तैयारियां करते हैं उन लोगों को ये पता होता है कि मध्य प्रदेश का ज्ञान रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पीएससी में काफ़ी बड़ा फैक्टर करता है मध्य प्रदेश। तो साथियों, आपको जैसा कि काफ़ी जानकारियाँ पता भी होगी, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश विदर्भ और विंध्य के साथ में एक प्रदेश हुआ करता था और इसमें जो राजधानी है वो पहले नागपुर हुआ करती थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान भोपाल बनी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनने से पहले सीहोर ज़िले की एक तहसील हुआ करती थी। ऐतिहासिक भोपाल के बारे में भी काफ़ी आपसे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में 52 ज़िले हैं पूरे प्रदेश में, तो 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं और इसके साथ ही साथ 11 राज्यसभा सीटें और 29 लोकसभा सीटें हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो अन्य जानकारियां हैं उसके अनुसार 4 महानगर इस मध्य प्रदेश में हैं। भोपाल राजधानी समेत जबलपुर, जहां पर हाई कोर्ट भी स्थित है, और इसी हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक अन्य ऐतिहासिक महानगर ग्वालियर है और अंत में जो महानगर है उसका नाम है इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है। अच्छा, तो और मैं भी एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ इसमें कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे राजस्थान है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और पॉपुलेशन इसकी कम है, इसलिए लोकसभा सीटें यहाँ पर कम हैं। जबकि उत्तर प्रदेश से छोटा जिला है, छोटा प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या के मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है बहुत मैनेज्ड रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा यहीं से, क्या जनसंख्या की कमी ही कारण है कि मध्य प्रदेश के पास तीसरा कोई बड़ा शहर नहीं है? तीसरा बड़ा शहर से मेरा मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, तो पूरा मतलब एक देखिए, नोएडा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर ये जो है ये आपके एनसीआर जोन की वजह से डेवलप्ड हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कहावत भी कही जाती है कि वेस्टर्न यूपी वाकई में वेस्टर्न हो गया है। शहरों के निर्माण की तुलना अर्बन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए जी, अर्बन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, वैसे मैं हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश जो पूरे प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों के पलायन की संख्या देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से यही माना जाता है कि भाई मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं थी, मध्य प्रदेश में रोजगार ज़्यादा था, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे थे ना, मुख्यमंत्री कल जो है वो एक आप दर्शकों को हम कल एक शानदार वीडियो के माध्यम से भी आप तो इसको पूरा यूपी बनाम एमपी बनाए पड़े हैं। नहीं, हम यूपी बनाम एमपी नहीं, कल आप ग्रेट हैं, एमपी वाले ग्रेट, हम ये पूछ रहे हैं। कल छठ महापर्व है और उस दौरान आप देखेंगे कि भोपाल और जबलपुर और इंदौर में आपको यूपी बिहार दिखाई देगा, भोजपुरी लोकगीत सुनाई देंगे। आपका बहुत बड़ा दिल है, आप देश की धड़कन है, वो तो संदेह नहीं उसमें, मैं भी यहीं रहता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मुख्यमंत्री उस दिन मेट्रो के उद्घाटन में आप ही कवर करने गए थे, आप लाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के पास तीसरा कोई बड़ा शहर नहीं है, हम डेवलप करना चाहेंगे तीसरे बड़े शहर को, भोपाल के डेवलपमेंट की बात की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो तीसरा बड़ा शहर विकसित ना होने का कारण क्या है? ये मैं विकास के मोर्चे पर यहाँ की सरकारों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ असल में। देखिए सर, विकास के मोर्चे की जहाँ तक बात है, संभावनाएं तो नो डाउट बहुत है, इसमें दो राय नहीं, संभावनाएं बिल्कुल भी है। और इसी कड़ी में अभी सरकार ने जो है वो 18 अक्टूबर अभी गई हुई 18 तारीख को मैग्निफिकेंट एमपी बनाया था, समृद्ध मध्य प्रदेश उसको थीम दी गई थी। तो तीसरा जो शहर नहीं है, ये बात अच्छी बात है। सरकार ने मुख्यमंत्री ने अपनी जो है वो खामी स्वीकारी और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम जो है महानगर बनाने की श्रेणी में
पीछे रह गए। चलिए पीएससी वालों के लिए क्वेश्चन है जी कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक शुरुआत पहले मुख्यमंत्री आदि वगैरह कुछ जानते हो तो बताएं आप। देखिए, मध्य प्रदेश जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर सन 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह, ये इत्यादि इत्यादि चीज़ों का भी गठन उस समय शुरू हुआ। और मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है और जिसे जो है हम दूबराज के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है और मध्य प्रदेश गान भी जो है वो अस्तित्व में आ गया है और आपने उसे सुना भी होगा। मध्य प्रदेश के कई सरकारी अभी तो राष्ट्रगान की लड़ाई है, अभी तो छोड़ दीजिए इसको। जी जी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अभी जो लड़ाई नहीं कहेंगे इसे, लेकिन एक द्वंद्व कहेंगे, वो ये है कि आज के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो पूरे 52 जिलों में मनाया जाएगा उसमें मध्य प्रदेश गान का वाचन होगा कि नहीं, इसको लेकर भी एक सस्पेंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि शिक्षा के मोर्चे पर अगर मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाए तो एक मध्य प्रदेश के वासी होने के कारण आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के मोर्चे पे मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? क्या उसमें किया जा सकता है? सरकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए सर, सरकार को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि वर्तमान में शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है मध्य प्रदेश में। और सिर्फ शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य में भी प्रदेश बहुत पिछड़ता जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य की अगर बात करें, भले ही सरकार खूब दावा ठोकती है कि हमने संजीवनी और तमाम तरह की एक्सप्रेस योजना शुरू करी है, लेकिन जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई तो उसे खुद का एक जो है टेम्प्ररी स्ट्रेचर टाइप का बनाया, उससे लेके गए 18-18 किलोमीटर चल के जो है वो मरीज को जिला चिकित्सालय तक पहुँचाना पड़ रहा है। शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि सरकार ने अभी परसों ही मिंटो हॉल में एक जो है स्टीम कॉन्क्लेव का आयोजन किया जिसमें देश भर के 400 शिक्षाविदों को बुलाया गया था और स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा, ये मुख्यमंत्री के शब्द कोट कर रहा हूँ मैं, कि मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है और हमारे सरकार की कोशिश है आने वाले समय में इसे अच्छा करने की। लेकिन अगर सर बहुत ट्रेंडिंग हो गया, मतलब हर प्रदेश में आप देखिए, पूरे भारत में जितने राज्य की सरकारें हैं कुछ नया अंग्रेजी का नाम रख ले रही हैं, इनक्रेडिबल एमपी, इनक्रेडिबल यूपी, एडुकेटेड यूपी और फलाना ढेकाना। तो इसको करके 4 लोगों को बुला करके ब्रांडिंग हो रही सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पे कुछ बदल नहीं रहा है। तो ये केंद्र सरकार से लेकर के हर राज्य के राज्य सरकारों का यही हाल है। वहाँ देखिए राजस्थान में, यहाँ देखिए ये आकर के इंडस्ट्री वाला कराए कमलनाथ जी, इससे पहले उन्होंने करवाया जो है एक्सपो करवाया, शिवराज सिंह चौहान ने 2-3 एक्सपो करा, बिजनेस एक्सपो। तो ये सब तो बहुत ढोकलेबाजी है, सब होता रहेगा राजनीति में, आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं अब आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी तक का जो सफ़र रहा है 56 से लेकर के अभी तक मध्य प्रदेश का, इसमें मध्य प्रदेश को एक राज्य के तौर पर और ख़ास करके छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश अलग हुआ तब से अब तक आप बता दीजिए कि विकास के छोर पर मध्य प्रदेश को, ओवरऑल डेवलपमेंट के छोर पर कहाँ पाते हैं? उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, उसमें फार्मिंग का डेवलपमेंट है। ओवरऑल मैं डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो आप मध्य प्रदेश को कहाँ पाते हैं? सर देखिए, बहुत संक्षेप में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको पता है कि भोपाल में जब जो है वो 70 के टाइम पर BHEL का कारखाना लगाया गया था रशिया की मदद से, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक अन्य पावर प्लांट जो है वो सिंगरौली में स्थित है। लेकिन सर ने जब बात करी छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग होता है और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो अलग अलग राज्य हो गए, तो उसके बाद प्रदेश की स्थिति बिजली को लेकर काफ़ी यहाँ मतलब जो है परेशानी का सामना करना पड़ा था प्रदेशवासियों को। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइनिंग का हब है। गढ़ था। तो छत्तीसगढ़िया मतलब जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो वो चीज़ वाकई में उस समय पता चली प्रदेश के लोगों को और 2000 से 2003 तक सरवाइव करना पड़ा। मतलब भोपाल में तो आप अगर जानकारी जुटाएंगे, मैं स्वयं भोपाल का ही हूँ तो आपको इस बात को बता सकता हूँ कि रात के 12 बजे 2 बजे लाइट जाती थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा था उस वक्त का। बहरहाल दूसरी स्थिति, हम कृषि पे आते हैं। तो शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे
तो 4 बार उन्होंने कृषि कर्मण अवार्ड में लिया था। और हम लोग विद्यार्थी थे, सोचते थे कि ऐसा क्या अर्जित कर लिया प्रदेश ने कि फांसी लगाना नहीं रुक रहा है किसानों का, पर कृषि कर्मण अवार्ड आ गया। 1 रुपया की प्याज बिक रही है, कृषि कर्मण अवार्ड आ गया। टमाटर नहीं बिक पा रहे, तो आप मालवा का हम लोग गए थे कवर करने, तो मालवा में सर कई किलो जो है वो, सॉरी किलो कह रहा हूँ, कई क्विंटल टमाटर को ज़मीन पर बिछा दिया गया था क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद जो है सरकार ने एक योजना भी लाई जिसका नाम बहुत बढ़ चढ़ के कहा था, उसका जो नाम था संबल योजना का जिक्र कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं संबल योजना नहीं, उसका था भावांतर योजना नाम। जी, और बड़ा ही अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय के उन्होंने कहा था कि उसको बंद करने की बात हो रही थी, तो भावों के अंतर से जो बढ़कर जाए, भावांतर नाम है उसका, और किसानों को देगी फल जिसका, तो ये कहा था। लेकिन सर चाहे प्याज का मामला हो, चाहे सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर प्रदेश है। ये मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सिर्फ भारत नहीं, मैं कहूँगा विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपका मध्य प्रदेश है सोयाबीन के मामले में। तो सोयाबीन की भी स्थिति बहुत खराब हमने देखी। तो इस सीजन में ज़्यादा ही खराब है कुछ सर, देखिए उसको भी हम लोग कवर करेंगे। खेतों में नेचुरल वेदर भी इस बार बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नेचुरल वेदर तो बिल्कुल कारण है, लेकिन किसानों के लिए सरकारें कितना कमर कस के रखती हैं। आप नेचुरल वेदर को रोक नहीं सकते, लेकिन क्या मुआवजा की योजनाएं हैं, कैसे उनका खर्च निकले, फसल नुकसान हो गई, तो उसके लिए सरकार की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो तो दिखाई नहीं दे रही। मैं मेरे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए होगा कि केंद्र सरकार का जो जत्था सर्वे करने मध्य प्रदेश आया था, तो राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मुआवजे की राशि प्रदेश को नहीं दी गई। जिस तर्ज पर बिहार, असम और बंगाल को राशि दी जा रही है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश को मिले। ये मध्य प्रदेश के बारे में आप इतना कुछ बता दिए। इतिहास के झरोखों से थोड़ा सा मध्य प्रदेश को देख लिया जाए, थोड़ा सा आप मिडिवल हिस्ट्री में ले जाएं, राजा भोज के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को, और यहाँ पर क्या घूमने लायक है, टूरिज्म इतना अच्छा है, थोड़ा सा इस सब के बारे में जिक्र कर दें। सर, टूरिज्म की जहाँ तक बात है तो भोपाल झीलों की राजधानी कहा जाता है, और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोग भोपाल घूमने आते हैं। चाहे भोपाल का बड़ा तालाब हो, जैन मंदिर हो, ताजुल मस्जिद हो, मोती मस्जिद हो, और भोपाल का एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग आते हैं और चौंकते हैं कि भाई ताजमहल तो आगरा में है, ये भोपाल का कौन सा ताजमहल है। तो भोपाल आप आएंगे और जब पीर गेट से आप चलना शुरू करेंगे तो वहाँ ताजमहल शब्द आपको दिखाई देगा। और भोपाल में घूमने के लिए इस्लाम नगर भी है, बड़ा तालाब है और झीलों की नगरी है, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आप आनंद ले सकते हैं। बहरहाल वर्तमान भोपाल देखकर काफ़ी थोड़ी सी हमें पीड़ा भी होती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के इस दौर में भोपाल में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है बदस्तूर, ये दुखी करता है हम जैसे भोपाल वासियों को और आप जैसे लोगों को जो भोपाल को घूमने आते हैं। दूसरा मैं जानना चाहूँगा सांची के बारे में, और आपके यहाँ वो कैप्स हैं। जी, भोपाल से कुछ ही दूर पर रायसेन जिला है, और यहाँ से जो है वो सांची लगता है। रायसेन और विदिशा के बिल्कुल मैं कहूँगा बॉर्डर पर है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज भी है इसके साथ ही साथ। और उसी में आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो है अन्य पुराने समय की जो है वो गुफाएं मिलेंगी, जो महावीर के समय की गुफाएं थी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आप जब रीवा पहुंचते हैं तो आपको वाइट टाइगर भी मिलता है। जैसे बंगाल का बंगाल टाइगर फेमस है, सुंदरवन में मिलता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में रीवा जो है विंध्य का सबसे खास जिला, टाइगर वहाँ रिजर्व पर आपको वाइट टाइगर मिलता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, जो कि बांधवगढ़ में स्थित है। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटक से ऊपर मध्य प्रदेश आया है और पहले नंबर अर्जित किया है मध्य प्रदेश ने टाइगर रिजर्व के मामले में। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जब आप अमरकंटक जाते हैं तो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी आपको वहाँ पर मिलता है। माँ नर्मदा जहाँ जिस जगह से निकलती हैं वो अमरकंटक में स्थित है, और वहाँ से माँ नर्मदा जो है उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कहते भी हैं कि जीवन दायिनी माँ नर्मदे और नमामि देवी नर्मदे। जिसके नाम पे वोट मांगा गया, जिसके नाम पे कंप्यूटर बाबा लाए गए और स्थिति खराब है, वो अलग बात है। तो ये प्रदेश के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर
रॉक पेंटिंग का जो हिस्ट्री है मध्य प्रदेश में आए और आप घूमें कि जिस तरह से हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को लेकर के एक टैबू बनाया जाता है। देखिए कि कितने पहले पूर्वज इस पे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हुआ करते थे, उसके आर्ट के से आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विवेक थे, द लोकनीति में रिपोर्टर हैं आप और बहुत अच्छी खासी रिपोर्ट लाते हैं और बहुत अच्छी खबरें लिखते हैं। आप वेबसाइट www.thelokniti पे जाके विजिट करके वहाँ पढ़ भी सकते हैं और ये आपको जानकारी दे रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में। धन्यवाद।